नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजभर की रौबीरी राजनीति और योगी आदित्यनाथ के सियासी गणित पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति के रंगमंच का एक ऐसा नाम जो देखने में छोटा लगता है लेकिन असल में बड़ा असर रखता है, उसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्वांचल के सियासी गलियारों में उनकी बेबाकी, चालाकी, राजभर वोट बैंक पर जो उनकी ताकत है वो उनको किंग मेकर की भूमिका देती है। पूर्वांचल के इसी वोट बैंक की ताकत पर कभी नजरअंदाज किए जाते हैं राजभर, तो फिर स्वीकार भी किए जाते हैं। आज योगी आदित्यनाथ की राजनीति का वो अहम हिस्सा बन चुके हैं और ऐसे में 10 जून 2025 को बहराइच में एक शौर्य दिवस के नाम से समारोह मनाया जा रहा है। ये समारोह केवल एक समारोह नहीं है बल्कि यूपी की सियासत के अगले दौर का ऐलान है, जिसमें योगी राजभर की जोड़ी 2027 की चुनावी जंग में एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। अब वो दांव क्या होगा? वो दांव होगा सामाजिक न्याय का। दरअसल सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार राजभर समुदाय उत्तर प्रदेश की आबादी का लगभग 3% है, लेकिन पूर्वांचल में उसकी ताकत कहीं कहीं यानी कई सीटों पर काफी ज्यादा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का दावा है कि बहराइच से बलिया तक उनकी आबादी 12% है। गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर जैसे 18 जिलों में राजभर वोट बैंक 10 से 20% होने का दावा करता है। लोकसभा की सीटें घोसी, चंदौली, जौनपुर में 50,000 से 2.5 लाख वोटर्स राजभर समुदाय से आते हैं, जो किसी भी उम्मीदवार की जीत हार तय कर सकते हैं। हालांकि राजभर अपने बेटे को वहां से चुनाव नहीं जिता पाए, पर यही ताकत राजभर को किंग मेकर की भूमिका भी देती है जब वो किसी के साथ जुड़ जाता है। राजभर ने 1981 में अपनी सियासी पारी बीएसपी से यानी बहुजन समाज पार्टी से शुरू की। हालांकि 2001 में मायावती से भदोही का नाम संत रविदास नगर रखने पर मतभेद हो गया उनका और उनको बीएसपी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद 27 अक्टूबर 2002 को उन्होंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी एसबीएसपी बनाई। राजभर की पार्टी 2004 से यूपी और बिहार में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ रही है। 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन में सुहेल देव पार्टी को 8 सीटों पर जो पार्टी चुनाव लड़ी थी, 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। राजभर खुद गाजीपुर की जहूराबाद सीट से पहली बार विधायक। 19 मार्च 2017 को वो योगी मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग कल्याण और विकलांगजन विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री के तौर पर स्थापित हुए, लेकिन उनकी मांगे पूरी न होने और बार बार अलग अलग मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे तनातनी के चलते 20 मई 2019 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब वो इस्तीफे के पीछे लोकसभा चुनाव में सीटों का गणित भी है। 2019 में बीजेपी से अलग होने के बाद राजभर ने अक्टूबर 2021 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने राजभर को लगभग 18 सीटें दी, उसमें कुछ उनके उम्मीदवार भी थे। राजभर ने जहूराबाद से बीजेपी के कालीचरण राजभर को 44,000 वोटों से हरा दिया, वो फिर विधायक बन गए। एसबीएसपी ने 6 सीटें जीती, गाजीपुर, बलिया, मऊ, जौनपुर, बस्ती, लेकिन गठबंधन सत्ता से दूर रह गया और धीरे धीरे अलग अलग विषयों के नाते अखिलेश और राजभर के बीच रिश्ते बिगड़ गए, जिसके बाद जुलाई 2023 में राजभर एनडीए में वापस लौट आए। दरअसल ये मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौर का था, लिहाजा एनडीए में राजभर की वापसी हो गई। अब योगी और राजभर के बीच व्यक्तिगत तौर पर रिश्ते ठंडे ही रहे और बहुत लंबा वक्त लग गया उनको मंत्रिमंडल में आने में। योगी को राजभर की बयानबाजी और प्रत्याशित चालें बिल्कुल पसंद नहीं थी, उनका स्वभाव नहीं था। पूर्वांचल में 6% राजभर वोट बैंक उनकी सियासी पकड़ दिखाता है और दूसरों की सियासी मजबूरी भी बनाता है। समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति, उसको तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ को राजभर की जरूरत है। 2022 से पहले राजभर और दारा सिंह चौहान बीजेपी से अलग हुए थे। दिल्ली के दबाव में जुलाई 2023 में दोनों एनडीए में लौटे। 5 मार्च 2024 को योगी मंत्रिमंडल में दोनों की वापसी हुई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये हुआ। राजभर को इस बार भारी भरकम मंत्रालय मिले। अल्पसंख्यक कल्याण, पंचायती राज, हज, मुस्लिम वक्फ जैसे विभाग अब राजभर के पास है, जो पहले से ही योगी और धर्मपाल सिंह के पास थे। दारा सिंह को कारागार विभाग मिला, वो तो विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे। 2024 में राजभर के बेटे अरविंद जो राजभर घोसी से लोकसभा का उम्मीदवार बने, लेकिन वो चुनाव हार गए। बावजूद इसके वोट बैंक की ताकत के नाते राजभर का रसूख बना रहा। बहराइच में शौर्य दिवस में योगी की मौजूदगी राजभर के साथ एक मजबूत साझेदारी का प्रतीक बनती है। दरअसल ये आयोजन सुहेल देव राजभर की गाजी सालार मसूद पर जीत की याद में है, जिसे राजभर समुदाय अपना प्रतीक पुरुष के तौर पर मानता है, उनकी पूजा करता है। योगी और राजभर का मंच साझा करना 3 तरह के संदेश देता है। पहला संदेश क्या है?
योगी आदित्यनाथ की राजभर की तनातनी खत्म हो चुकी है। दूसरा, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तीसरा, राजभर वोटरों को हिंदुत्व की ओर खींचना और समाजवादी पार्टी का जो अल्पसंख्यक गठजोड़ है उससे डिटैच करना है। ये एक बड़ी सियासी चाल हो सकती है। 2027 के यूपी चुनाव में योगी और राजभर का फोकस पूर्वांचल है, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, लालगंज, मछली शहर की सीटों में हार मिली है। अगर आप भारत नेपाल सीमा के आसपास के इलाके के हैं तो श्रावस्ती में हार मिली, इसके अलावा बस्ती की सीट पार्टी हार गई, खलीलाबाद की सीट हार गई, आसपास के जिलों में। लेकिन गोरखपुर में पार्टी मजबूत रही, यानी बीजेपी मजबूत रही, लेकिन उसके सटे जिलों में राजभर वोट बैंक मजबूत है। 2022 में राजभर की पार्टी के 6 विधायक जीत करके उनकी रैलियों में उनका जो ठेठ भोजपुरी अंदाज है वो राजभर वोटरों को लुभाता है। योगी से उनकी मुलाकातें अब ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य से भी ज्यादा हो रही हैं। एक दौर में इनसे ज्यादा होती थी और योगी से नहीं होती थी, क्योंकि योग की सत्ता का केंद्र है और योगी को राजभर में पूर्वांचल के लिए पोटेंशियल दिखता है। देखिए, एक बात तो समझना होगा कि योगी और राजभर की जोड़ी एक सियासी मजबूरी से शुरू हुई है, लेकिन यह 2027 के लिए एक अवैध चक्रव्यूह रच सकती है। बहराइच में शौर्य दिवस में दोनों का मंच साझा करना हिंदुत्व और ओबीसी राजनीति का अनूठा मिश्रण हो सकता है। राजभर का 6% वोट बैंक पूर्वांचल में रसूख बनाना, उनका जो रसूख है बीजेपी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन राजभर की अप्रत्याशित चालें और बयानबाजी की जो सियासत है इस रोमांचक खेल में सस्पेंस बनाए रखती है। क्या ये गठजोड़ समाजवादी पार्टी के पीडीए को मात दे पाएगा? फिलहाल ये तो 2027 के विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो करना ना भूलिए। लगातार हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।